नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के और उनमें जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनके आने की संभावना काफ़ी रहती है और जो प्रीवियस में आ चुके हैं उनको लेकर के हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में 10th सेमेस्टर का जो आखिरी सेमेस्टर है उसका जो दूसरा पेपर है। पहला पेपर आपका हो चुका है, दूसरा पेपर है बैंकिंग लॉ का, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। और आपकी जो बैंकिंग लॉ की 4 यूनिट है उसमें पहली यूनिट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपको पढ़ना होता है। दूसरी यूनिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 वो पढ़ना होता है। और जो तीसरी यूनिट है और चौथी यूनिट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की है। तो तीसरी चौथी यूनिट जो है वो NI को कवर करती है। जो तीसरी चौथी यूनिट है वो आपके जो जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, यूपी में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन अन्य जगहों पर काफ़ी पूछा जाता है। प्री में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। और बाकी तो शुरुआत की जो 2 यूनिट हैं वो एक तरीके से देखें तो जनरल नॉलेज टाइप का सवाल वहाँ से बनता है। तीसरी चौथी यूनिट आपके लिए बहुत जरूरी, विशेष जरूरी हो जाती है। सवालों की अगर हम बात कर लें कि सवाल जो पूछे जाते रहे किस प्रकार से पूछे जाते रहे, तो पहली चीज़ तो आपको दोनों एक्ट जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, इसकी एक समरी सी ले लीजिएगा। इसको, इसके जो इंडेक्स है उसको, उसके जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे पहली यूनिट में जो पूछा जाता रहा है आपसे सवाल कि बैंकिंग को लेकर के सवाल जो पूछा जाता रहा है कि जैसे सवाल है कि बैंक का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, और जो बैंक के लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, और जो वेरियस फंक्शंस हैं ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपको जो पहली यूनिट है वहाँ से अगर देखें, सवाल में देखें तो एक तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बैंक का मतलब क्या होता है, बैंकर का मतलब क्या होता है, बैंकिंग फंक्शन से आप क्या समझते हैं, और जो बैंक का क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट बैंक का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से बैंक का जो मतलब है वो देख लीजिएगा। और वहीं से आपके लिए जो दूसरा सवाल जरूरी होता है वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन का है, बैंकिंग लोकपाल का है। कि लोकपाल के विषय में हम लोगों ने खूब चर्चा सुनी है, खूब आंदोलन देखे हैं, धरना देखा है। तो वैसे ही जो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति होती है, बैंकिंग लोकपाल का काम क्या होता है, बैंकिंग लोकपाल के पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, और किस प्रकार से वो एक तरीके से नियंत्रण कह लें या संचालन कह लें, नियमन में सहायता करता है, सहयोग करता है। आप जब भी बैंक जाइए तो बैंक में एक बड़ा सा एक पोस्टर सा लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि आप इस बैंक के इस कार्यक्रम, मतलब इस नीति की अगर आप आलोचना करना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को फला पते पर लिख सकते हैं, फला मेल पर मेल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके लिए जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है वो जरूरी हो जाता है। दूसरी यूनिट देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 जो है, उसमें आपको एक चीज़ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ना है कि उसको पहली चीज़ तो हमारे देश का जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कैसे वो हमारे देश के समस्त बैंकों को रेगुलेट करता है, कैसे हमारे देश के समस्त बैंकों का वो संचालित करता है, और जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस हैं, ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन ऑफ बैंक्स के कॉलम के अंदर जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो क्या क्या हैं, किस प्रकार से वो केंद्रीय बैंक होने के नाते अपना काम धाम करता है, उसको देख लीजिएगा। वहीं एक सवाल आपके लिए जरूरी है क्रेडिट कंट्रोल का। अगर आपको याद हो, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा अगर हो, तो वहाँ पे आपने जो क्रेडिट कंट्रोल है वो देखा है, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब समझा है। तो यहाँ पर भी एक बार आपके लिए क्रेडिट कंट्रोल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो NI एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, वहाँ पर आपके लिए पहली चीज़ तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रकरण में लिखत का मतलब क्या होता है, और उसके जो 3-4 प्रकार दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, एक तो चेक है और एक प्रॉमिसरी नोट है और एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब क्या होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इन तीनों के मतलब को देखने के साथ साथ इन तीनों का फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा। कि हो सकता है आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करने के लिए पूछा जाए कि आप एक फला रुपए के AB के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट करिए, या एक नेगोशिएबल एक जो वो है बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रॉमिसरी नोट है, या जो चेक है उसका एक ड्राफ्ट जैसा बनाइए। तो वहाँ पर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है वो जानते रहना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखना है, और डेफिनेशंस देखना है, और उसके बाद जो उसके फॉर्मेट को, उसके बाद जो आपके लिए जरूरी है वो 2-3 परिभाषाएं हैं। एक तो होल्डर का मतलब क्या होता है, देख लीजिएगा। होल्डर का मतलब क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स में से, दोनों में से बेटर टाइटल किसके पास होता है।
जैसे अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है तो प्रॉमिसरी नोट का जो होल्डर है, क्या प्रॉमिसरी नोट के होल्डर के पास बेहतर टाइटल है, या अगर प्रॉमिसरी नोट के होल्डर ने उसके पीछे एक नोटिंग कर दी है और अब वो किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है, तो होल्डर के पास बेटर टाइटल है या होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बेटर टाइटल है, इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन आप करके फिर आइएगा। उसके बाद जो सिलेबस में आपके अगली चीज है क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। चेक्स की क्रॉसिंग का मतलब क्या समझते हैं, रेखांकन का मतलब क्या समझते हैं आप। अकाउंट पेज चेक आपने सुना होगा, 2 लाइनें आपने चेक में कभी देखी अगर हो, लेफ्ट पे चेक के लेफ्ट कॉर्नर पे तिरछी सी 2 लाइनें रहती हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो वहां पर क्रॉसिंग का मतलब समझिए, क्रॉसिंग का मतलब और डिसऑनर का मतलब, नोटिंग प्रोटेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रॉसिंग, चेक के क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, चेक के डिसऑनर का क्या मतलब होता है, चेक पर अगर नोटिंग की गई है, कोई प्रोटेस्ट किया गया है तो उसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे जो इसके एविडेंस, रूल्स ऑफ एविडेंस हैं वो आपके लिए जरूरी हैं, उसमें से कभी कभी सवाल पूछा गया है तो उसको भी कायदे से देख लीजिएगा। कुछ छोटे सवाल है जैसे जो रिजर्व बैंक का जो डिप्टी गवर्नर है उसके काम धाम का मतलब कि वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रकार से चीजों को देख लीजिएगा। जैसे सवाल इस प्रकार से है कि गिव लीगल डेफिनेशंस ऑफ बैंक, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, हम लोगों ने शुरुआत में बात करी। सवाल है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बैंकिंग ओम्बुड्समैन, डिस्कस ऑल्सो इट्स सक्सेस एंड फेल्योर्स। बैंकिंग ओम्बुड्समैन का मतलब क्या है कि, और जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई है, इनका जो एक ऑफिस क्रिएट किया गया है, उससे क्या जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं, क्या जो बैंक और कस्टमर के जो रिलेशन हैं, क्या वो बहुत सुधर गए हैं, क्या जो बैंकिंग में बहुत पहले दुविधा होती थी, समस्या होती थी, क्या वो सब ठीक हुई है, मतलब एक समीक्षा किस्म का सवाल। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजमेंट का बोर्ड है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है वो किस प्रकार से काम करता है। बाकी मैंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल बैंक के तौर पर फंक्शन किए जा रहे हैं वो देखिएगा, और उस फंक्शन में जो उसका एक सबसे मुख्य कार्यक्रम है क्रेडिट कंट्रोल का, साख नियंत्रण का, कि कैसे जब लगे कि मार्केट में बहुत पैसा आ गया है तो लुभावनी स्कीमें ला करके पैसे को सक किया जाए, निकाल के बाहर लाया जाए, और जब लगे कि आवश्यकता है तो उसको फिर वापस प्रवाह में डाल दिया जाए, इस प्रकार से। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपको देखना है। परक्राम्य लिखित से आप क्या समझते हैं, उसके लक्षणों की चर्चा करनी है। और प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, तीनों को कायदे से पढ़ लीजिएगा। प्रॉमिसरी नोट काफी बार पूछा गया है, और जो उसके एसेंशियल एलिमेंट हैं इनके, और आपस में तीनों का एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा, अंतर कर लीजिएगा कि प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज हैं, चेक में कितनी पार्टीज हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं, इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्रॉसिंग ऑफ चेक देखना है, डिसऑनर ऑफ चेक देखना है, और ये भी देखना है कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेज हैं जिसमें बैंक जो है वो पेमेंट ऑफ चेक को रिफ्यूज कर सकता है। वो पेमेंट ऑफ चेक को बैंक रिफ्यूज किस समय कर सकता है, चेक के अनादर से आप क्या समझते हैं, चेक के रेखांकन से, पृष्ठांकन से आप क्या समझते हैं, और उन सभी परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जब बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। उसके बाद आपने इंडोर्समेंट देखना है, इंडोर्समेंट और होल्डर इन ड्यू कोर्स देखना है। जो इंडोर्समेंट के कई सारे तरीके हैं। इंडोर्समेंट का मतलब कि कोई भी चीज है, कोई भी पेपर है, ये पेपर है, इस पेपर के पीछे अगर कुछ भी लिख दिया गया है तो एक तरीके से उसको बोलते हैं कि इसको इंडोर्स किया गया है, इसको पृष्ठांकन किया गया है। तो बैंकिंग के भाषा में पृष्ठांकन का क्या मतलब होता है, पीछे कुछ लिखे जाने का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आप देख लेंगे, और विभिन्न कुछ उसके प्रकार हैं। और जो कस्टमर का मतलब क्या होता है, चेक की पार्टी, चेक आप जिस समय पढ़ रहा हूँ चेक की पार्टीज को देख लीजिए। एफडी, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर छोटी छोटी चीजें आपके सिलेबस में है, जैसे एटीएम का फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछा गया है, एफडी का फुल फॉर्म से कुछ कभी कभी पूछा गया है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। चेक में जब आप पढ़ रहे हैं चेक का मतलब क्या होता है, उस समय पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है वो देख लीजिएगा। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस पूछा गया है, अनुग्रह दिवस क्या होता है, तो अगर आपको डेज ऑफ ग्रेस मिल जा रहा है तो डेज ऑफ ग्रेस देख लीजिएगा। जिस समय आप बैंक के विषय में पढ़ रहे हैं उस समय ओवरड्राफ्ट देख लीजिएगा। बाकी हम लोगों ने होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करी है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको देखना है। उसमें पहली यूनिट की जो छठा पॉइंट है बैंकिंग ओम्बुड्समैन के नीचे, जिसमें लिखा हुआ है रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग, जिसमें आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, इंटरनेट बैंकिंग है, स्मार्ट कार्ड है, बैंकिंग फ्रॉड से, इस प्रकार से चीजें देखनी है। अच्छा, ये अभी जो आपका सिलेबस है इसमें पहली बार आपको ये 10वें सेमेस्टर में मिल रहा है। मेरे समय में ये 5वें या 6ठे सेमेस्टर में हुआ करता था, बैंक रेगुलेशन एक्ट। और उस समय एक अभी जो चीज याद आई कि ये कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए थे। जैसे आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि आरटीजीएस का मतलब क्या होता है। हम लोग आमतौर पर अक्सर बोलते हैं कि पैसा हमने आरटीजीएस करवा दिया है, तो उस आरटीजीएस का मतलब देख लीजिएगा, एटीएम का मतलब देख लीजिएगा। बाकी जो भी चर्चित आपकी जबान पर चीजें रहती हैं उसका एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट के जो इंडेक्स है उसको एक बार देख करके जरूर जाइएगा, कम से कम आपको चैप्टर याद रहे। अगर आपको बिल्कुल पर्टिकुलर वो सेक्शन नहीं याद है कि किस सेक्शन में आरबीआई का जो आरबीआई में उसकी
गवर्नर के विषय में दिया है, डिप्टी गवर्नर के विषय में दिया है, या उसकी जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन है वो क्या कहाँ पे दिए हुए हैं, तो कम से कम आपको एक बार चैप्टर अगर याद रहेंगे तो चैप्टर की मदद से भी आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके दूसरे पेपर के लिए, और जो अगला पेपर होगा उसको लेकर के हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।